नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। रोज बरोज की तरह कुछ खास मुद्दों के साथ, कुछ खास एक्सपर्ट के साथ समझेंगे उन मुद्दों को और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में इसका असर आने वाले समय में देश की राजनीति पर क्या होने वाला है। देखते हैं क्या कुछ खास है एजेंडे में। और अब जेवीएम के 6 विधायक बीजेपी में हुए शामिल। बोले मरांडी चले थे अकेले, फिर चलेंगे अकेले। बड़ा सवाल, जेवीएम में दोबारा टूट के पीछे की क्या है सियासत। नीतीश कुमार को जेडीयू विधायक दल का नेता चुने जाने को पटना हाईकोर्ट ने बताया अवैध। 130 समर्थक विधायकों की नीतीश ने राष्ट्रपति के सामने कराई परेड। बड़ा सवाल, किस करवट बैठेगी बिहार की सियासत। चले तो दो खास मुद्दे हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे झारखंड की। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हिमांशु शेखर जी, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ उपेंद्र प्रसाद जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हिमांशु जी, आपसे जानना चाहेंगे झारखंड के अंदर जो स्थिति देखने को मिली है, कैसे देख रहे हैं इस घटना को। 6 विधायक टूट करके बीजेपी में आए हैं। आज हमने जेवीएम से भी बातचीत की है, आज हमने बातचीत कि बीजेपी से भी। बीजेपी कह रही है कि वो खुद टूट करके आए हैं, वो आना चाहते थे, जेवीएम का विलय हो बीजेपी के अंदर, ये चाहते थे। जब नहीं माने बाबूलाल मरांडी साहब, तब उन्होंने कहा कि हम आपको समर्थन देना चाह रहे हैं। जेवीएम की तरफ से आज काला दिवस मनाया गया और कहा गया कि बीजेपी ने तमाम कोशिशें की, तमाम लालच दिए गए। आप इस राजनीति को कैसे देख रहे हैं और वजह क्या मान रहे हैं इसकी? ये देखिए, वजह क्या है ये साफ है, क्योंकि आजकल राजनीति में खासकर जो पुराने राजनीतिक दल हैं या झारखंड में खासकर जिस तरह की राजनीति होती रही है 14 वर्षों में, वहां नफे नुकसान की राजनीति होती है। समर्पण का और सेवा भाव की राजनीति अब तक नहीं देखी गई है। अब आगे क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता। अब तक का अनुभव यही है कि नफे नुकसान की राजनीति ही वहां हुई है। तो स्वाभाविक है कि वहां हर घटने को नफा नुकसान से ही जोड़कर देखा जाएगा। और जिस तरीके से चीजें हुई हैं, जिसमें बाबूलाल जी को हर बार झटका मिला है, इस बार भी एक और झटका मिला है। जैसा आपने अपने इंट्रोडक्शन में ही कहा कि पहले विलय की कोशिश की गई, तो इसको अगर हम अपने देसी भाषा में कहें कि पहले मिलाने की कोशिश की गई, नहीं बात बनी तो जैसे होता है कि कभी किसी से शादी की बात आपने की, नहीं माना तो लड़के को जबरन उठा ले आए आप। तो कमोबेश स्थिति वही हुई कि पहले राजामंदी से बात आगे बढ़ाने की कोशिश की गई, नहीं हुआ तो जबरन कर लिया गया। इसके क्या मायने हैं, क्या असर है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इसके दो तरीके के मायने निकाले जा सकते हैं। एक तो ये कि इसके बाद किसी वैकल्पिक सरकार की संभावना खत्म हो गई झारखंड में। जो किसी तरह की अस्थिरता, किसी तरह से जोड़ तोड़ के गुंजाइश अब खत्म हो गई, जो मुझे लगता है कि झारखंड के लिए पहली बार यह परिस्थिति बनी। ठीक है, इसके लिए भाजपा दोषी है। दोषी आप मान सकते हैं कि तोड़फोड़ की गई। अगर आपके पक्ष में जनादेश नहीं था तो फिर आपने भी वही किया जिसके खिलाफ आप आवाज बुलंद करते रहे। आपके पास अगर चुनाव पूर्व गठबंधन था, आजसू और भाजपा मिलकर पर्याप्त आंकड़े बन रहे थे। इसका मतलब साफ है कि आपको अपने गठबंधन पर विश्वास नहीं था, या फिर आपको अपने लोगों पर भरोसा नहीं था। आप एक ऐसी स्थिति में खुद को ढालना चाहते थे जहां किसी तरह की वैकल्पिक सरकार की गुंजाइश न हो। तो मुझे लग रहा है कि राज्य हित में यह बेहतर हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से केंद्र में आप देख रहे हैं कि बहुमत से ज्यादा का आंकड़ा कई बार अहंकार भी पैदा करता है। कहीं मुझे यह लग रहा है कि यह कंफर्टेबिलिटी कहीं अहंकार न पैदा कर दे। तो इसके कई मायने हैं, इसके कई परिस्थितियां बनेंगी। अभी जिस तरीके से भाजपा में भी विरोध के स्वर उभरने लगे हैं, तो अब भाजपा क्या इन लोगों को लाने के बाद भाजपा एकजुट रह पाएगी? भाजपा में क्या असंतोष नहीं होगा? इन तमाम सवालों के जवाब अभी आने बाकी हैं। अवधेश जी, क्या आप कैसे देख रहे हैं? आप क्या ये मान रहे हैं कि बीजेपी को भरोसा नहीं था आजसू पे, या बीजेपी नहीं चाहती थी कि इन 5 सालों के दौरान आजसू कभी भी ऐसी स्थिति में हो कि वो आर्म ट्विस्टिंग कर सके, वो दबाव बना सके, वो ज़्यादा मंत्री मांग सके? क्या इसी वजह से ये फैसला लिया गया और क्या इसी वजह से कैबिनेट विस्तार को इतने लंबे समय तक टाला गया? मुझे लगता है कि कैबिनेट विस्तार शायद इसके कारण टाला गया होगा, लेकिन ये घटना अवश्यम भावी थी।
ये बाबूलाल मरांडी जी ने एक आध बार मन बनाया था कि भाजपा के साथ मिल सकते हैं, लेकिन उनके साथ के लोगों ने ही कहा कि अब इस समय आपका वजूद क्या होगा। हालांकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने तय किया था कि उनको सेंटर में ले आया जाए, ऐसा नहीं था कि तय नहीं किया था, उनको पदाधिकारी बनाया जा सकता था, उनको कई चीजें उनके बारे में तय भी हुई थी, बात भी हुई थी, लेकिन वो करके बदल रहे थे। उनके विधायक भी चाहते थे कि विलय हो जाए, ये नहीं था कि ऐसे हो गया है। हिमांशु जी की सारी बातों से मैं सहमत हूं, एक बात से नहीं हूं कि शादी करने के लिए तैयार नहीं हो तो उठा के अपहरण ही कर लो, तो विधायकों का अपहरण तो नहीं हो सकता। अपहरण नहीं, एक उदाहरण मैंने तो दिया, हाँ मतलब ठीक है, ये तो उनके मन से ही हुआ है। अच्छा, सब बीजेपी के ही लोग हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से ही अलग होकर के वो बनी है, उनके संपर्क संबंध व्यक्तिगत तो है ही है ना, सबके साथ काम किए हुए लोग हैं। नहीं, इसमें जो विधायक हैं आपकी जानकारी के लिए, तो उसमें बहुत सारे लोग बीजेपी के लोग नहीं हैं। नहीं, कौन? जैसे नवीन जायसवाल बीजेपी में कभी नहीं रहे। नहीं, नवीन जायसवाल बीजेपी में रहा ही नहीं। नहीं, आजसू के थे, आजसू से बीजेपी में, आजसू में राजनीति की शुरुआत की है। एक छोटा सा रिएक्शन जेवीएम से ले लेते हैं। हमारे साथ प्रदीप जी जुड़ चुके हैं, जेवीएम के नेता। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल यही, आज काला दिवस मनाया जा रहा है, जेवीएम भी आपके साथ आपके इस दुख में शामिल है। आप क्या वजह रही, आपके अपने 8 विधायक थे कुल, उनको भी आप एक साथ नहीं रख पाए? प्रदीप जी सुन पा रहे हैं आप? हेलो। हाँ जी प्रदीप जी, आवाज मिल रही है आपको? जी प्रदीप जी, सवाल मेरा ये है, वजह क्या रही? 8 विधायक थे कुल, उनमें से भी आप लोगों को संभाल नहीं सके? तो बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक महीने से अपने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं, वो उनकी एक मेजोरिटी कैसे मजबूत हो। एक यह जो कुत्सित प्रयास था खरीद फरोश का, उसमें भारतीय जनता पार्टी सफल हुई। जी, भाजपा के लोगों ने, ये बेचारे नवसिखे विधायक थे, नए नए राजनीति पढ़े थे जी, अभी उन्होंने में कहा तारीख पर एक तो दूसरी बार आए थे नवीन जी, इस लोग बिल्कुल नहीं थे जी। उन्होंने राजनीति की चकाचौंध को कभी देखा नहीं। अब उनके सामने इस प्रकार से बड़े पैसे का प्रलोभन, पद का प्रलोभन देने से वो रास्ता भटक गया जी, और फिर भाजपा के झांसे पर गए, और इन कारणों से इन्होंने अपने पाले को बदल लिया जी। और मैं कह सकता हूँ कि बीजेपी की तरफ जी, उससे कहीं 100 गुना दोषी जिन्होंने पाला बदलवाया, ऐसे सारे लोग हैं जी। बीजेपी की तरफ से जो आरोप लग रहा है, 2 सवाल हैं। जो प्रयास है जी जी जी, तांत्रिक है जी, संस्कार करने वाली एक घटना है जी, और पूरे देश पूरी दुनिया में झारखंड की बदनामी किया है लोग जी। आपकी आवाज हालांकि काफी कट के आ रही है, लेकिन 2 सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा यहाँ पर। एक तो ये कि बीजेपी की तरफ से कहा गया कि आपके ये जो 6 विधायक आए हैं खुद ही इंटरेस्टेड थे आने के लिए, आप कह रहे हैं खरीद फरोख्त हुई। दूसरा सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अब जो लंबे समय से कयास चल रहे थे और ये भी कहा जा रहा था, बाबूलाल मरांडी भी मान गए हैं, विलय होने जा रहा है, हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये जो विलय को लेकर के असमंजस था, अगर 6 लोग बीजेपी में गए हैं, इसका मतलब आपकी पार्टी के ज्यादातर लोग बीजेपी के साथ विलय के लिए तैयार थे, तो क्या पार्टी के मुखिया के अड़ियल रवैये की वजह से ये लोग टूट के गए हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जाना रहता है इस पार्टी को, तो फिर भारतीय जनता पार्टी से बाबूलाल मरांडी क्यों अलग होते? भारतीय जनता पार्टी से जिस काम को हम सब करना चाहते हैं वो काम नहीं हो सकता इस राज्य में। हमने कुछ सोच समझ के भारतीय जनता पार्टी से अपने आप को अलग किया है, हमारे रास्ते अलग किए। अभी आपने देखा कि एक मुद्दा पूरे देश में आया है, जमीन अधिग्रहण अध्यादेश। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी उद्योगपति के पक्ष में लाठी लेके खड़ी है, हर बिल्कुल उसके विरोध में राज्य रैयतों को, यहाँ की जो जमीन के मालिकों को जो सुविधाएं होनी चाहिए, जो उनके अनुरूप कानून हमारे विचार है, विचारधारा से लगाया आज हम के लोग कभी सवाल ही नहीं उठता जी। ये सारी काल्पनिक बातें हैं, भारतीय जनता पार्टी हुई है, उनको लगता है कि जेपीएम को कमजोर करें तभी हम मजबूत हो गए, पूरी सत्य उन्होंने जेपीएम इसके। चलिए प्रदीप जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं है, मैं और भी सवाल आपसे करना चाह रहा था, लेकिन अब हमारे दर्शक आपका पक्ष ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, यहाँ पर जल्द लौट रहे हैं और ब्रेक के बाद भी इसी मुद्दे पर चर्चा जारी रखते हैं।
घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं झारखंड में जिस तरीके से जेवीएम के 6 विधायक टूट करके बीजेपी में शामिल हो गए हैं और कल शायद उनको जो है दोबारा जो है राज्यपाल के सामने ला करके उनको शपथ ग्रहण की भी बात हो रही है और कहा जा रहा है कैबिनेट विस्तार भी अब हो सकता है। उपेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे इस घटना को आप कैसे देख रहे हैं? एक गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलता है, उसके बावजूद अगर तोड़फोड़ हो रही है, कैसे देख रहे हैं आप इसे? अब देखिए, जो गठबंधन को तो बहुमत मिल गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला था जी। तो और भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व का सवाल है वो अभी पूरी तरह से नहीं हल हो पाया था। ये रघुवर दास जरूर बन गए हैं मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता बने, लेकिन विधायक दल के अंदर भी कहीं ना कहीं से उनको चुनौती मिल रही थी। तो उनको लग रहा था कि कुछ है जो समस्याएं खड़ी कर सकते हैं। और अगर वैसे लोग इनके जो सहयोगी पार्टी है और झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू जिसको बोलते हैं, उसके 5 विधायकों के साथ मिल जाते तो इनके लिए स्थिति खराब हो सकती थी। बल्कि अभी से 10 दिन पहले मेरी किसी से बात हुई थी, रांची के एक हैं, वो थोड़ा जानकारी रखते हैं राजनीतिक घटनाओं की, तो उन्होंने कहा था कि दिल्ली के चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो उसका असर झारखंड में भी पड़ सकता है। जो रघुवर दास विरोधी लोग हैं वो इनके खिलाफ सक्रिय हो सकते हैं और इनकी सरकार को खतरा पैदा हो सकता है। मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को खतरा पैदा हो या ना हो, लेकिन रघुवर दास के जो नेतृत्व है उसको खतरा पैदा हो सकता है। तो वो हमें 10 दिन पहले वो बतला रहे थे कि एक इनस्टेबिलिटी की संभावना है। तो हमें लगता है कि इस तरह की संभावनाएं वहां तैर रही थी, तो उससे बचने के लिए वो जो संभावनाएं हैं वो आशंका न साबित हो जाए, वो पूरी न हो जाए, तो हमें लगता है कि एक दूसरा तरीका अपनाया गया कि झारखंड विकास पार्टी है उसके विधायकों को अपनी तरफ जोड़ दिया जाए, ताकि उसके कारण है कि अपनी पार्टी के जो असंतुष्ट विधायक है वो भी शांत रहेंगे। क्योंकि वो अशांति तब ज्यादा बढ़ती है जबकि आप तलवार की धार पर चल रहे होते हैं, खतरा उसमें ज्यादा होता है। लेकिन अगर आपके पास मार्जिन कंफर्टेबल हो गया तो जो असंतुष्ट है उनको भी चुप हो जाना पड़ता है। तो इसी के लिए ये किया गया, ये तो इसकी राजनीति है। दूसरी बात है कि झारखंड विकास मोर्चा का जो नेता है मरांडी, वो दोनों जगह से चुनाव हार गए। तो इसके कारण है कि उनके लिए राजनीतिक रूप से यही सही होना चाहिए था कि वो अपनी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी में विलय कर देते, क्योंकि ये खतरा उसी समय पैदा हो गया था कि इनके विधायक को लिया जा सकता है। जब आपके विधायक जा सकते हैं और आप उनको रोक नहीं सकते हैं, और आप पहले से भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं, ठीक है, उससे बाहर होकर के आपको जितनी ताकत आजमानी थी आपने ताकत आजमाई, लेकिन है कि एक रेस्पेक्टफुल बार्गेनिंग के साथ एक रेस्पेक्टफुल जगह बना करके उनको लौटाना चाहिए था। राजनीतिक रूप से यही सही था, क्योंकि कोई अलग आइडियोलॉजी नहीं है कि बोले कि भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी से हम अलग हैं, कोई हम बहुत सेकुलरिज्म की आइडियोलॉजी चलाते हैं और ये कम्युनल पार्टी है, ये है वो, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। विचारधारा के स्तर पर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो उनके लिए समझदारी की बात यही थी कि वो अपनी एक अच्छी स्थिति को, जगह को सुनिश्चित करते हुए भारतीय जनता पार्टी में आते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन उनके साथ जो विधायक हैं वो तो सत्ता का अपना एक स्वार्थ होता है, सत्ता का अपना तर्क होता है, तो सत्ता के तर्क से वो जहां सत्ता थी वहां उनको मौका मिला, वो गए, इन्होंने ये किया। तो ये जिस तरह से हो रहा है झारखंड के गठन के बाद से ही इस तरह की घटनाएं घट रही है, तो इससे भी बड़ी बड़ी भयावह घटनाएं घट चुकी है। वहां तो एक निर्दलीय व्यक्ति मुख्यमंत्री रह चुका है, यानी पूरे इंडिया के इतिहास में हमें लगता है कि ऐसी घटना न घटी है न आने वाले दिनों में कोई घटित होगी, जो कि झारखंड में हुआ कि एक निर्दलीय व्यक्ति करीब 1.5 साल से मुख्यमंत्री रहा है। तो इसलिए ये जो कुछ हुआ है वो स्वाभाविक है, इसमें कुछ भी अस्वाभाविक हमको नहीं लग रहा। लेकिन जहां तक टेक्निकलिटी की बात हिमांशु जी ने कही कि टेक्निकली शायद कुछ गड़बड़ी हो रही है। वाजपेयी जी के समय में जो संशोधन हुआ एंटी डिफेक्शन एक्ट में, उस संशोधन के अनुसार स्प्लिट के लिए 2/3 चाहिए, 2/3 के साथ स्प्लिट होना चाहिए था। उस स्प्लिट को स्पीकर के द्वारा मान्यता दी जानी चाहिए थी और वो स्प्लिट पार्टी में भी होना चाहिए था। पार्टी में तो कोई स्प्लिट हुआ नहीं, इसमें भी जो स्प्लिट नहीं हुआ बल्कि 2/3 का विलय हो रहा है उसमें। तो जो पुराना डिफेक्शन एंटी डिफेक्शन एक्ट था उसमें था कि स्प्लिट के लिए 1/3 और विलय के लिए 2/3। तो ये पुराना एक्ट पर लगता है नजर है, नया में जो संशोधन हुआ है वाजपेयी जी के समय में इसमें उपज जी मैं थोड़ा सा, चूंकि वहाँ की राजनीति को बड़े नजदीकी से देखता हूँ और जानता हूँ,
जैसा उपेंद्र जी ने कहा और जैसा जितना मैं जानता हूं कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो अभी एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें यह प्रावधान है कि अगर आप पार्टी से अलग होना चाहते हैं, कहीं विलय करना चाहते हैं, तो पहली अर्हता यह है कि 2/3 का आंकड़ा आपके पास होना चाहिए। उसके बाद वो एक गुट बनेगा, वो गुट किसी पार्टी में विलय कर सकती है। तो गुट नहीं वो बना, पहले गुट नहीं बना, क्योंकि आज जिस तरीके से हम भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे, मीडिया को वो जो ब्रीफ कर रहे थे कि ये विधायक भाजपा में शामिल हो गए, तो वहां पर हमको एक टेक्निकल एरर दिख रहा है कि ये जब वो ये कहते कि उन्होंने ये गुट बनाया, वो गुट विलय कर गई भाजपा में। क्योंकि इससे पहले अगर आप चुनाव से पहले देखेंगे तो भाजपा के भी कई विधायक सबरेज सिंह के नेतृत्व में एक अलग गुट बनाया, फिर वो गुट भाजपा में विलय हुआ था, उस गुट का फिर उनको टिकट दिया गया था। तो अगर गुट बनाना की अनिवार्यता है तभी तो सबरेज सिंह ने एक गुट बनाकर फिर भाजपा में शामिल हुए थे। मुझे लग रहा है कि अगर ये जानबूझकर किया गया है तो ये भी एक सोची समझी साजिश हो सकती है। वो साजिश ये हो सकती है कि बिना गुट बनाए इनको शामिल करा लीजिए, ताकि इनकी सदस्यता स्पीकर के मर्जी पर डिपेंड करे कि स्पीकर जब चाहें इन विधायकों को, हो सकता है कि अगर कुछ कमिट किया भी गया हो और वो कमिट पर ना पूरा किया जाए, उनको ये कहा जाए कि अब आपकी सदस्यता स्पीकर के हवाले है। और स्पीकर, अब कहना नहीं चाहिए आज के तारीख में जिस तरह की राजनीति हो रही है, संवैधानिक पदों के प्रति लोगों की आस्था कितनी रही है ये अब आम है, इसलिए अब वो अपनी सदस्यता बचाने की मुहिम में लगेंगे। उन्हें कुछ मिले न मिले, वो हो सकता है सदस्यता बचाने की मुहिम में लग जाए। और मुझे लग रहा है कि अगर जैसा प्रदीप जी ने अपने फोनों में कहा कि नौसखिए हैं, तो इस तरह के शब्द इस्तेमाल नहीं किए जा सकते हैं कि जो विधायक है वो सारे विधायक को माननीय विधायक हैं, किसी के खिलाफ नौसखिया, क्योंकि यही भाषा का इस्तेमाल हेमंत सोरेन के खिलाफ किया जाता था जब वो मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन उसी हेमंत सोरेन के पीछे पूरा विपक्ष और प्रदीप यादव और जेबीएम भी गोल बंद हो गया था। एक चीज यहाँ पर समझना चाहिए, सुनो ये जो हमने अभी निकाला डिस्क्वालिफिकेशन वाला जो पार्ट है जी एंटी डिफेक्शन लॉ में, उसमें जो लिखा है वो 3 बिंदु है, उसको मैं पढ़ देता हूँ। ये पर्सन शैल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड इफ हिज ओरिजिनल पार्टी मर्जेस विथ अनदर, अगर पूरी पार्टी मिल गई तो नहीं होगी, ऐसी स्थिति हुई नहीं है। एंड ही एंड अदर मेंबर्स ऑफ द ओल्ड पॉलिटिकल पार्टी बिकम्स मेंबर ऑफ द न्यू पॉलिटिकल पार्टी, ये भी स्थिति नहीं और he and other members do now accept the member and opt to function as a separate group. These exceptions shall operate only if not less than 2/3 of the member of the party in the house have agreed to the merger. तो ये बिल्कुल साफ नहीं है कि वो इसमें जो कह रहा है ना कि सेपरेट ग्रुप बना लेते हैं, लेकिन वो लेकिन उस हालत में वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे जबकि वो 2/3 हो जाते हैं। तो इसमें, लेकिन इसके नीचे में पढ़ रहे हैं बहुत सारे जजमेंट्स हैं कि किस किस जजमेंट्स में कब कब क्या कहा गया है। तो हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है, मुझे लेकिन इसमें जो कानून हमने इसीलिए खोला अभी, उस कानून में जो 3 लाइन लिखा है मैंने पढ़ दिया। अभी ये जानकारी भी नहीं कि उन्होंने गुट बनाया कि नहीं, हो सकता है नहीं उसमें कल जैसा अवधेश जी पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से कुछ गलत नहीं हुआ। कल जो एंटी डिफेक्शन लॉ का वो पार्ट हमने निकाला, पूरा चुनाव से पहले गुट बनाया गया था, तो मुझे लगा ये है कि ये कल अध्यक्ष को इन लोगों ने लिख के दिया था कि हमको जो है एक सेपरेट गुट के रूप में मान्यता दी जाए। कल लिख के झारखंड विकास मोर्चा के विधायकों कल मान्यता मिल गई दिया। जहां तक अवधेश जी मैं आपको क्लेरिफाई कर दूं, जो खबर में है, नहीं, जिस तरीके से स्पीकर ने मीडिया को जानकारी दी, वो ये जानकारी दी गई कि इन 6 विधायकों ने मुझे ये लिखा है कि हम लोगों को भाजपा के साथ बैठने के अरेंजमेंट किए जाए। वही सत्ता पक्ष के ये अलग गुट बनाते हैं, इस तरह की भाषा नहीं थी। नहीं, जो स्पीकर के माध्यम से, लेकिन इसमें लिखा है कि इन्होंने अलग गुट बना के और सत्तारूढ़ दल के साथ बैठने की मांग कर दी। अलग गुट वाली बात नहीं आई है अब तक मीडिया में। अब इस चिट्ठी का में क्या ये तो किसी को पता नहीं है। ये बता दीजिए कि जेवीएम का भविष्य यहाँ से कैसे देख रहे हैं आप? ये देखिए, यहाँ पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि आखिर बार बार जेवीएम के साथ ही ऐसा क्यों होता है, चुनाव से पहले भी चुनाव के बाद भी। उसकी वजह यह है कि जेवीएम के जितने भी लोग जीत के आते हैं, चाहे पहले जीत के आए हों या इस बार जीत के आए हों, उन प्रत्याशियों का अपना दबदबा होता है, अपने बूते जीत के आते हैं। वो उनको चुनाव चिन्ह बहुत बड़ा योगदान नहीं करता है। जिस तरह से भाजपा के प्रत्याशी जीत के आते हैं उसमें कमल का योगदान होता है, जेएमएम के लोग तीर धनुष के चुनाव चिन्ह के योगदान पे होते हैं, तो वो पार्टी छोड़कर जाने की हिम्मत जुटा नहीं पाते हैं।
लेकिन जेबीएम में जितने लोग हैं वो लोग होते हैं जो अपने प्रभाव से क्षेत्र में उनकी पहचान होती है, और जेबीएम ऐसे लोगों को टिकट देके अपना विधायक बना लेता है। तो ये वाइस वर्सा है। यहां ये नहीं कह सकते, जेबीएम ये नहीं कह सकता हमारे साथ गलत किया गया, क्योंकि आपने वो आपका कैडर था नहीं, आपके लोग थे नहीं, आपने मजबूत लोगों को देखा, उनको टिकट दिया, फिर आप उनसे आस्था की उम्मीद करते हैं, तो वो आस्था कैसे होगा? फिर आप एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। मैं इसको और विस्तार से चर्चा करेंगे, अवधेश जी से ही पूछेंगे, उपेंद्र जी से ही पूछेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद कुछ और खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ। घटनाचक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हम बात कर रहे हैं झारखंड की, और एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अब आनंद साहू जी जुड़ चुके हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन अवधेश जी, जो मेरा आपका सवाल था कि अब यहाँ से आप जेवीएम के भविष्य को कैसे देख रहे हैं? आज बहुत दो तरह की बातें आ रही हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जेवीएम को खतरा इसलिए नहीं है क्योंकि जेवीएम की जो राजनीति है वो घूमती है बाबूलाल मरांडी के इर्द गिर्द ही, तो जब तक बाबूलाल मरांडी हैं तब तक वो अपने स्तर से जेवीएम को चलाते रहेंगे। आप क्या देख रहे हैं भविष्य? नहीं देखो, वो तो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, वो तभी तक जो है वो पार्टी बची हुई थी जब तक कि भारतीय जनता पार्टी को वहां जो है बेहतर पोजीशन नहीं मिली थी। भारतीय जनता पार्टी के बेहतर पोजीशन के बाद उसका भले ही अर्जुन मुंडा के साथ थोड़ा था, तो वो तो होना ही था उनके साथ, जैसा उपेंद्र जी ने कहा उन्होंने गलती किया। झारखंड विकास मोर्चा का तो आप समझिए कि झारखंड विकास मोर्चा का राजनीतिक भविष्य इस समय तो अगले 5 साल तक उसका चुनावी भविष्य तो अब कुछ नहीं है। लोकसभा का चुनाव होना नहीं है, विधानसभा का चुनाव होना नहीं है, तो वो अगर पार्टी को की भूमिका अगर प्रदेश में सरकार के विरुद्ध में आंदोलन करने, निर्माण का काम करने, जनता की समस्याओं को उठाने, इसके लिए संघर्ष करते हैं तो उनके साथ लोग आ सकते हैं। तो बाबूलाल मरांडी अगर उस स्थिति में आज भी हो जैसे कि वो एक समय रहे होंगे कार्यकर्ता के रूप में, तो हो सकता है। लेकिन जेएमएम के साथ, लेकिन एक राजनीतिक के साथ जिस तरीके से नजदीकी बढ़ी, उसे मैसेज क्या गलत नहीं जाएगा? नहीं, इससे मैसेज कोई गलत नहीं जाएगा। जेएमएम के साथ अगर मान लीजिए उनकी नजदीकी बढ़ी है, अगर विपक्ष सत्ता पक्ष के विरुद्ध विपक्ष एकजुट होकर के सत्ता पक्ष के खिलाफ अगर आवाज उठाता है, जहां सहयोग की जरूरत है सहयोग करता है, तो वो चलता है, उससे कोई छवि नहीं बिगड़ती है। सवाल यह है कि 2 विधायकों के साथ वो करेंगे क्या? दिक्कत तो यह भी है ना, झारखंड मुक्ति मोर्चा उस समय एक दूसरी ताकत है, वहां भी मुख्य विपक्ष है, तो उसके साथ जाने से इनकी अपनी ताकत बढ़ती है। तो इन्होंने असल में समस्या यह है कि बाबूलाल मरांडी जी ने समय को की धारा को न पहचान करके, मैं ये कहता हूं कि फिर 2 गलत निर्णय लिए। लोकसभा चुनाव के समय उनको कहा गया था, अगर उस समय वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए होते तो आज हो सकता है वो केंद्र में मंत्री होते। ये बात निश्चित थी। उस समय अगर नहीं गए तो विधानसभा के समय भी उनसे बात की गई थी, उस समय भी वो नहीं आए, तब भी विधानसभा चुनाव के बाद भी उनसे बात की गई सम्मान के साथ, और उनको केंद्र में लाने की तैयार तीनों नहीं माने हैं। तो अब ऐसी पार्टी के भविष्य की कल्पना करना इस समय मैं समझता हूं कि उस पर समय गंवाना ही होगा भविष्य की कल्पना करना, क्योंकि झारखंड विकास मोर्चा की हैसियत, जब झारखंड प्रदेश में कुछ है ही नहीं इस समय, तो उसके क्या रहना और क्या न रहना मैं ये कह रहा हूं। वो अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा कहे, थोड़ा बहुत आजसू कह दे, कांग्रेस की भी मतलब मान लो ठीक है जो भी स्थिति हो अगर कहे कि तो थोड़ा बहुत हो। झारखंड विकास मोर्चा अब इस समय अस्तित्वहीन पार्टी है। जो 2 विधायक रह गए हैं वो पता नहीं क्या करेंगे, कैसे करेंगे। यहाँ रीग्रुप कर सकते हैं, इसमें जरा एक लाइन बोल दूं, रीग्रुप वो कर सकते हैं। सरकार 1-2 साल काम करने के बाद जब जनता में थोड़ी बहुत असंतोष बढ़ेगी, समस्याएं बढ़ेगी, अगर वो वाकई निकल पड़ते हैं बाबूलाल मरांडी, चूंकि जिला जिला में उनका अपना संपर्क है, कार्यकर्ता के रूप में रहे हैं, भाजपा के विक्षुब्धों से भी संपर्क है, तो वो अगर निकल पड़ते हैं एक आंदोलनकारी के रूप में, बदलाव के रूप में, विरोधी के रूप में, तब पुनर्गठित हो सकता है। इसके अलावा नॉर्मल राजनीति में उसका कोई भविष्य नहीं है। चलिए हिमांशु जी, आप अपनी मैं ये कहना चाह रहा था, जो जैसे आपने जेवीएम और बाबूलाल जी के इंट्रोडक्टरी ये कहा कि जब तक बाबूलाल जी हैं तब तक पार्टी रहेगी, यहाँ पर थोड़ा सा मैं अलग हटके परिभाषा देता हूँ। बिल्कुल। अन्य दलों में क्या होता है कि दलों की मजबूती से विधायकों की संख्या बढ़ती है। जेबीएम के साथ शुरू से यह हो रहा है कि विधायक बनते हैं तो पार्टी मजबूत होती है,
विधायक पार्टी, क्योंकि नेता में कितनी क्षमता है या कितनी लोकप्रियता है ये इस बात से साफ हो जाता है कि वो दो विधानसभा क्षेत्र से लड़े और दोनों से हार गए। तो ये साफ है कि वो विधायकों की जो क्षमता है, उनकी जो लोकप्रियता है प्रत्याशियों की, उसके बूते पार्टी चल रही है। बाबूलाल जी की बदौलत वो नहीं जीत रहे, वो जीतते हैं इसीलिए जेबीएम की पहचान बनी हुई है। और इसलिए ये जिस तरीके से अवधेश जी कह रहे हैं कि वो आंदोलन का रुख करें और एक अपनी पहचान बनाए, देखिए वो एक संगठनकर्ता के तौर पर भाजपा में भी जाने जाते थे, उस पर कहीं आशंका मुझे भी नहीं है। लेकिन वो संघर्ष करने की क्षमता कितनी दिखा पाएंगे, वहां कितनी संघर्ष कर पाएंगे, कितना संसाधन जुटा पाएंगे, क्या परिस्थितियां होगी, ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है। चलिए जरा एक टिप्पणी मैं उपेंद्र जी से ले लूं, उसके बाद आनंद जी आपके पास ही आ रहे हैं क्योंकि आपके लिए सवाल है और समय आप कम बचा क्योंकि दूसरे विषय पर भी जाना है बिहार को लेकर के। उपेंद्र जी बताइए जेवीएम के भविष्य को लेकर के आपका असेसमेंट क्या है? देखिए, इस तरह की जो पार्टी होती है, हमें लगता है कि ये सब चुनावी पार्टी होती है कि आपने बैनर खड़ा कर रखा है, चुनाव के समय में आप अच्छे लोगों को ढूंढते हैं, कहाँ से क्या आ रहा है, उसको आप टिकट देते हैं। कुछ दूसरी पार्टी के जो मजबूत उम्मीदवार हैं जिनको टिकट नहीं मिला अपनी पार्टी से, उसको आप ले आते हैं। तो एक बस इसी तरह से एक बैनर आपने खड़ा कर रखा है चुनाव लड़ने के लिए। इसके अलावा फिर अगला चुनाव होगा, उसमें 5, 10, 12 लोगों को और वैसी तरह से टिकट देंगे, कुछ जीतेगा, फिर जीत करके फिर सब लोग अपना अपना रास्ता पकड़ेगा। यही इसका भविष्य है, इसी तरह से पार्टी चलेगी। चलिए जरा साहू साहब आपसे मेरा जो सवाल है बहुत सीधा है। जब आप प्री पोल अलायंस में गए, आपको बहुमत भी मिल गया, ये जो काम हुआ है किस तरह का मैसेज आप देना चाह रहे हैं? कि आरोप लग रहे हैं कि बड़ी खरीद फरोख्त हुई है, जोड़ने तोड़ने के लिए काफी पैसा खर्च किया गया, जरूरत क्या थी इस तोड़फोड़ की? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो आपका सवाल ही उसके ऊपर भी एक सवाल खड़ा हो रहा है कि आपको कौन सा सोर्स से मिला। सोर्स नहीं, मैंने कहा ये आरोप लग रहा है जेवीएम किसी के ऊपर भी लगा दीजिए। जेएमएम खुद, जिसको पूरे झारखंड के लोग एक तरह से चोर पार्टी बोलते हैं, उस पार्टी के नेता कितने बार उनके जेल जा चुके हैं कई बड़े बड़े आरोपों में। और दूसरी, बाबूलाल मरांडी जी के जब वो भारतीय जनता पार्टी में थे उस समय उन्होंने ऐसे कुछ 1-2 गलतियां किया है जिससे आदिवासी और गैर आदिवासी ऐसा एक बड़ा तूफानी वहां पर एक घमासान पैदा कर दिया। एक निवेदन, सुन लीजिए, भाषा पर संयम रखिए, किसी भी व्यक्ति मैं बता रहा हूँ, चोर कह देना ये सुन लीजिए। वहां की अभी आप बहुत काफी बातें आप सुन लिए सबके, मेरी बात सुन लीजिए। तो वहां ये हो गया कि जहां पर आदिवासी नहीं भी है वहां पंचायत का अध्यक्ष होगा आदिवासी। तो इस प्रकार की जो हो गई है वहां, जिसके कारण वहां गैर आदिवासियों में बहुत ही ज्यादा नाराजगी रहती है, जिसके कारण बाबूलाल मरांडी जी एक तो हार भी गए 2 जगह से, और उनका जो भविष्य जो है, राजनीतिक भविष्य, वो कहीं ना कहीं मतलब बहुत ही अंधेरा में दिख रहा था। जिसका नतीजा ये भी हुआ कि जो विधायक प्रदीप यादव को छोड़ करके बाकी सारे के सारे लगभग विधायक जो हैं, उनको लगा कि झारखंड का विकास के लिए ये मोर्चा बना और झारखंड की एक बात समझाइए आपने विकास। सुन लीजिए मेरा सवाल सुन लीजिए। आप कह रहे हैं कि वो लोग अपनी स्वेच्छा से आए। अगर आप कोशिश नहीं कर रहे थे तो इतने लंबे समय तक 1 महीने से ज्यादा हो गया, कैबिनेट तक आपने विस्तार नहीं किया, तो ऐसा तो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है इस प्रकार का। जो कैबिनेट विस्तार क्यों नहीं किया फिर आपने वहां पर? आप इंतजार कर रहे थे लोग आ जाए, विलय हो जाए, हम कंफर्टेबल सिचुएशन में पहुंच जाए। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो बताए गए जो मर्यादा है उस पर चलने वाली पार्टी है। जब अटल जी गठबंधन में थे तो 24 पार्टी को लेके चले, लेकिन किसी पार्टी ने नहीं कहा कि हमसे कोई खरीद फरोख्त हुआ है। तो वही मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि यही भारतीय जनता पार्टी है जो खरीद फरोख्त अगर करना होता तो ये आंसू के साथ ये गठबंधन ही नहीं रहता। कैबिनेट विस्तार क्यों नहीं अपने किया आप आपने? अगर आपको अपने आप लड़ते, अपने आप फिर उसके बाद तोड़ते या जो करते। कैबिनेट विस्तार पार्टी यहाँ पर विपुल जी, मैं भाजपा के जो मित्र हैं उनको एक थोड़ा सी कुछ जानकारी भी दे दूं और थोड़ी सलाह नहीं, मेरे को जानकारी क्या, मैं झारखंड का नस नस को जानता हूँ। वहाँ की राजनीति बाबूलाल मरांडी जी, अभी कल ही अगर बाबूलाल मरांडी जी चुनाव एक सेकंड गलतियां नहीं करते तो आपने बोल लिया, अब दूसरों को बोलने दें। क्या इसका नतीजा आप लोगों ने कल ही देखा है। ये अहंकार और इस तरह की अहंकार भाषा नहीं है, ये अहंकार और ऐसी भाषा का परिणाम दिल्ली ने कल दिखा दिया। अहंकार उसके बाद भी इनकी भाषा पे न संयम है, और ये जिनको चोर बता रहे हैं
उनके साथ तो ये लोग हम क्या बता रहे हैं? आपने बताया नहीं, तो आप कौन होते हैं बताने वाले? अगर आप सर्टिफिकेट देते हैं तो जज उनको जेल क्यों भेजती? तो फिर उनके साथ आप लोगों ने सरकार क्यों चलाया? आपने देखिए, जनता सुन लीजिए, आपने सरकार क्यों चलाई उनके साथ? जनता ने कहा आप देखिए, ऐसा है कि आप अगर किसी, लेकिन हमने उनको समर्थन तो नहीं दिया। कैसे नहीं दिया? आपको जानकारी नहीं है, आप जानकारी लेके बैठे। उन्होंने समर्थन दिया, हमने जब उन्होंने कहा कि जानकारी सीएम बनेंगे, हमने नहीं दिया। जी जो मुख्यमंत्री थे तो किसके समर्थन से थे? किसके समर्थन से थे? जानकारी ना हो तो जानकारी लेके बैठे नहीं दिए। अरे तो आप मतलब कि आप थोड़ी देंगे, बीजेपी देती है ना, आप इंडिविजुअल का समर्थन थोड़ी चाहिए होता है। मैं ये कह रहा हूँ भाजपा के समर्थन हमने नहीं दिया, उन्होंने दिया बीजेपी। अब लीजिए, अब हमारे मित्र बैठे हैं, इनके ज्ञान हो इनका ज्ञान हो, पढ़ लिख के आइए तो बहस कीजिए, बिना पढ़े लिखे मत आया कीजिए। बिना जानकारी के चलिए झारखंड अब का भविष्य क्या होगा, किस तरीके से होगा, ये तो आगे वाला समय बताएगा। जेवीएम का भविष्य क्या होगा। हालांकि ये निश्चित रूप से जो हिमांशु जी एक बात कह रहे हैं कि कम से कम ये अब स्थिति साफ हो गई है कि 5 साल तक सरकार रहेगी, सरकार पर अब किसी तरह का कोई संकट नहीं। छोटा सा ब्रेक नहीं है, विपक्षियों के माध्यम से अगर उनके अंदर बगावत आ जाए। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करेंगे हम जरा बिहार की सियासत हर दिन एक नया करवट ले रही है। आज जिस तरीके से राष्ट्रपति के सामने आज परेड निकाली गई नीतीश कुमार की तरफ से 130 विधायकों को लेकर के, इस बीच एक झटका लगा पटना हाईकोर्ट की तरफ से और कहा गया कि जो जिस तरीके से विधायक दल का नेता चुना गया है वो तरीका सही नहीं है। तो ये एक बड़ा झटका जेडीयू के लिए निकल के आ रहा है। अब किस करवट बैठेगी सियासत, बड़ा सवाल बना हुआ है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आनंद साहू जी हैं, हमारे साथ उपेंद्र प्रसाद जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, अवधेश कुमार जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, हिमांशु शेखर जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। पहला सवाल आपसे अवधेश जी और सभी जो हमारे मेहमान हैं उनसे निवेदन रहेगा कि समय की कमी है तो संक्षेप में अपना जवाब रखें। अवधेश जी आपके साथ शुरुआत करना चाहेंगे। जिस तरीके से आज ये परेड निकाली गई, क्या कुछ अब आप देख रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं आने वाले समय में अक्टूबर नवंबर में चुनाव हो सकते हैं, क्या भविष्य देख रहे हैं आप बिहार की राजनीति? नहीं, ये तो ये इसकी आधारशिला पहले ही रखी जा चुकी थी। आज नीतीश कुमार को अगर राष्ट्रपति भवन से राज्यपाल तक परेड करना पड़ रहा है तो इसके लिए वो स्वयं जिम्मेवार है। उनकी अहंगवादी नीति, राजनीति की गलत समझ और वो एक कल्पना की हमारे में इतनी योग्यता है और हमारी इतनी लोकप्रियता है कि हम स्वयं जो है राष्ट्रीय नेता बन सकते हैं, या बिहार में हमारा जो महादलित, मुसलमान और पिछड़ों का एक वर्ग और उच्च वर्ग मिला करके हम हो सकते हैं। तो एक नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो उन्होंने एक वितृष्णापूर्ण 2010 से जो शुरू किया था, तो आज इस हालत के लिए स्वयं जिम्मेवार हैं वो। नहीं तो उनको मुख्यमंत्री के पद का कुर्सी छोड़ना ही नहीं पड़ता। अच्छा, जब एक बार आपने मांझी को मुख्यमंत्री के पद पर बिठा दिया, मांझी ने क्या कहा? मांझी ने आज ही आकर के जनता के बीच जब भाषण दिया तो कहा कि हमको तो मैं फाइलें मांगता हूं कोई महत्वपूर्ण, तो ऑफिसर्स हमें फाइल नहीं देते हैं। मैं स्कैम के कुछ फाइलें मांग रहा हूं जांच कराने के लिए तो कहते हैं कि जल गया। ये सब हमको हटाने में लगे हुए, किसी दिन हटा देंगे। इसका अर्थ यह था कि जीतन राम मांझी को स्वायत्तता काम की नहीं दी गई। जब उन्होंने स्वायत्त बनने के कदम उठाए, जब उन्होंने अफसरों के तबादले कर दिए, वहां से समस्या शुरू हो गई है। आप सोचिए कि वो जीतन राम मांझी जो कि लगातार ये कहते रहे कि हमारे नेता नीतीश कुमार हैं, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, वो आदमी नीतीश के घर जाकर के अपने अध्यक्ष के सामने त्याग पत्र देने को तैयार नहीं होता है। तो इसीलिए इसके जिम्मेवार नीतीश हैं और आपका अपने घर में आपने स्वयं छेद करके गिराने की नीति बना ली और आप पड़ोसी पर आरोप लगा रहे हैं कि कर रहा है। आपने खुद कहा कि 6 महीने में चुनाव होगा, तो भाजपा को इतनी समझ होनी चाहिए कि अगर इस समय वो तोड़फोड़ करेगी तो नीतीश कुमार को फिर से हीरो बनने का मौका मिल जाएगा। चलिए, इस बीच जरा शहनवाज हुसैन का एक बयान आपको सुना देते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर के, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि 20 तारीख को सदन पहले से बुलाया जा चुका है। जनता दल यूनाइटेड ने महामहिम राज्यपाल के पास सदन बुलाने की
और जीतन राम मांझी जी को बहुमत साबित करने के लिए कहा है, उनको इंतज़ार करना चाहिए। राज्यपाल का निर्णय आया नहीं, वो राष्ट्रपति भवन की तरफ जा रहे हैं और बीच में हाई कोर्ट की तरफ से भी एक आदेश आ गया है जिसके बारे में आप लोग अवगत हैं कि जो स्पीकर साहब ने उनको विधानमंडल का नेता बना दिया था वो वैध नहीं, क्योंकि अभी भी विधानमंडल के नेता जीतन राम मांझी हैं। भारतीय जनता पार्टी ये अपेक्षा करती है कि उनको संवैधानिक संस्था पर भरोसा रखना चाहिए। चलिए उपेंद्र जी, आपसे अगला सवाल होगा, समय की कमी है, संक्षेप में जानना चाहेंगे दो चीजें। एक तो ये कि बीजेपी ने कहा कि वो फ्लोर पर अपना स्टैंड लेगी, क्या कल जो दिल्ली के चुनाव आए हैं उसके बाद थोड़ा कॉशियस अप्रोच के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है? क्योंकि जिस तरीके से मांझी के बयान बोल बदले थे जब वो नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई थी, ऐसा लग रहा था बैकडोर से बीजेपी पूरा समर्थन कर रही है, लेकिन आज जो बातें, जिस तरीके से भाषा का इस्तेमाल किया गया, क्या कल दिल्ली की हार का खतरा है? दूसरा, कल जो आम आदमी पार्टी की जीत हुई है उसी तर्ज पर आज नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मैंने गलती की है, ये मुझसे गलती हो गई। तो क्या अब ये नया प्रश्न शुरू हुआ है माफी मांगने का, हाँ मुझसे गलती हो गई? अब देखिए, नीतीश कुमार केजरीवाल से अपनी तुलना नहीं कर सकते। केजरीवाल हैं, नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार ने जो किया है बिहार में वो सब लोगों को पता है कि किस तरह से एक महादलित व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाकर, वो भी उस समय मुख्यमंत्री बना जिसमें इनकी सरकार जा रही थी। नीतीश की अपनी सरकार गिर रही थी, इनको आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा था, लोग इनसे इस्तीफा मांगते, इस्तीफा देकर एक ऐसे व्यक्ति को बनाया जिसको लगा कि ये बहुत हमारा रबर स्टाम्प होगा। तो ये बिना पार्टी का अध्यक्ष रहते हुए अपनी जेब में पार्टी को रखते हैं। उसी तरह से इनको लगा कि बिना मुख्यमंत्री रहते हुए दूसरी जेब में बिहार सरकार को रखो। तो ये बहुत ही अनैतिक, अराजनैतिक और गैर जिम्मेदाराना पूर्ण काम कर रहे थे और मांझी का इस्तेमाल करके पूरे बिहार सरकार की खिल्ली उड़ा रहे थे ये। लेकिन उनका अपना स्पाइन पैदा हो गया मांझी में, उन्होंने इनकार कर दिया। फिर ये उनको लगा कि पहले लालू जी इनके साथ नहीं थे, जब लालू जी साथ आ गए उनको लगा कि हमें तो मेजोरिटी मिल गई, फिर ये मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा जाग गई। फिर लालू यादव से इन्होंने शायद बार्गेनिंग कर लिया कि मैं मुख्यमंत्री, आपकी बेटी या बेटा उप मुख्यमंत्री। तो इस तरह से दोनों का इंटरेस्ट मिल गया। तो दोनों का जो इंटरेस्ट है उसको पूरे बिहार की जनता जानती है, तो इसलिए केजरीवाल से अपने को तुलना न करें। दूसरी बात है कि जो राष्ट्रपति भवन में जो कुछ आज हो रहा है ये नौटंकी है, क्योंकि मांझी रहें या न रहें इसका निर्णय या तो खुद मांझी कर सकते हैं या विधानसभा कर सकते हैं। अगर मांझी ने इस्तीफा दे दिया तब मुख्यमंत्री का पद खाली होगा, तब ये मांग करें कि हमको शपथ ग्रहण करवाओ, या विधानसभा में वो पराजित हो जाते हैं तब वो सीट खाली होगी, उसके बाद कहें राज्यपाल से शपथ ग्रहण करवाओ। अभी मुख्यमंत्री का पद खाली ही नहीं हुआ है, ये राज्यपाल को बोलने के हमें मुख्यमंत्री बना दो, राष्ट्रपति के सामने परेड करवा रहे हैं कि हमको मुख्यमंत्री बना दो। अरे पहले जो आदमी मुख्यमंत्री है उनको हटाने की तो बात करो। और जो चुनाव होना है, विधानसभा का जो सत्र बैठेगा, अब ज्यादा देर इनको मांग करना चाहिए कि 20 तारीख का इसको प्रीपोन करके 15 कर दो, 14 कर दो, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। कहीं भी उन्होंने नहीं कहा है कि मांझी को हटाया जाए, हटाने के लिए विधानसभा का 48 घंटे के अंदर फैसला लेने की बात लगातार। इसीलिए ये जो नीतीश कुमार जो कर रहे हैं टाइम बाय करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि जो विधायक आज इनके साथ है वो 20 तारीख तक इनके साथ रहेगा भी कि नहीं रहेगा। तो वो आत्मविश्वास की कमी है, उसलिए सुबह तक कहीं नहीं रहेंगे, आगे जरूर गए हैं। क्या नीतीश कुमार को भरोसा नहीं है, इस वजह से 130 लोगों की परेड पहले राज्यपाल के सामने फिर राष्ट्रपति के सामने कराई गई? क्या आपको लगता है ये कॉन्फिडेंस की कमी है? और जो जिस तरीके से चीजें घट रही उसे आप कैसे देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को, जैसा आपके यहाँ पहले बहस में भी कहा था कि जब लोगों में मैं समा जाता है ना कि मैं, तो मैं समाने वाले व्यक्तियों की दशा यही होती है। वो ना घर के होते हैं ना घाट के होते हैं। आज आप ये बताइए कि आप जिस सिद्धांत, जिन मूल्यों के आधार पर आपने पद छोड़ा था, क्या वो परिस्थितियां बदल गई? जब परिस्थितियां आज वही हैं, तो आप, रही बात मांझी को हटाने की, आप अगर आर्काइव्स में जाएं, आर्काइव्स में निकालें, आज जो नेता आज राष्ट्रपति भवन जा रहे हैं उन्हीं नेताओं के तमाम बयान आपको आर्काइव्स में मिलेंगे जहां उन्होंने ये कहा है कि बहुमत का फैसला सदन में होता है, सड़क पे नहीं। आज आप सड़क में बहुमत साबित कर रहे हैं। आप कहते हैं कि राज्यपाल पर हम
मुझे भरोसा नहीं है। ठीक है, आपको भरोसा तो तब नहीं होगा जब उनका फैसला आ जाएगा, उनका निर्देश आ जाएगा। निर्देश आने तक जिस मुख्यमंत्री को आपने 5 महीने 6 महीने 7 महीने समय दिया, क्या उनको 7 दिन और दे देंगे तो क्या हो जाएगा? आपको यह डर है कहीं वो ऐसे फैसले न ले ले जो उनके सामाजिक समीकरण के खिलाफ हो। इसका मतलब आप खुद ये बता रहे हैं कि आप वहां विकास के लिए नहीं, अपने समीकरण के लिए, और आप महादलित की राजनीति करते थे और आज महादलित के खिलाफ आप खुद खड़ा दिख रहे हैं, खड़ा दिख रहे हैं। साहू जी आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी से मुलाकात के बाद, प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद, हालांकि ये जरूर कहा गया कि नहीं बिहार के विकास की बात हम कर रहे थे, लेकिन ये सबको पता था कि उसके बाद, उस बैठक के बाद जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, लग रहा था कि बीजेपी खुल के स्टैंड लेगी। आपने कोई, आपकी पार्टी आज जिस तरीके से एक कॉशियस अप्रोच के साथ चल रही है, क्या ये दिल्ली की हार का डर है क्या? नहीं, सबसे पहले तो ये कहूंगा कि बीजेपी का कोई रोल ही नहीं है एक तरह से, अगर देखा जाए। रोल बिल्कुल निश्चित रूप से आधिकारिक रूप से नहीं है, ये अनाधिकारिक रूप से लोग कह रहे हैं बैकडोर से सपोर्ट है। जतन राम मांझी जी का जो स्टैंड है, वो इनका आपसी जो मतभेद था सरकार के अंदर और संगठन के अंदर, दोनों साथ साथ एक साथ गुब्बारे की तरफ फूट गया है। और ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि ये जो एक साथ लालू और नीतीश जी का जो मिलन हुआ और उसके साथ में जो इनका जो संगठनात्मक और शासनात्मक दोनों में जो डिफरेंसेस पैदा हुआ, जिसका नतीजा ये हुआ कि जतन राम मांझी जी को लगा कि ये तो हमको रबर स्टाम्प बनाया और जब चाहे तब फेंक दे रहा है, तो उनको कहीं ना कहीं उनको आत्मग्लानि हुआ होगा कि भाई नीतीश कुमार जी से बड़ा है हमारा बिहार का जो कल्याण का काम जो हमको करना है। जो जैसे नीतीश कुमार जी एकदम से झल्लाए आरोप प्रत्यारोप लगवा रहे हैं अपने विधायकों से कि कोई पैसे का ये हो रहा है, की भूमिका क्या रहने वाली है ये बताइए आप। तो ये सारा चीज जो है, मुझे लगता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं है, ये निश्चित रूप से ये नीतीश कुमार जी का कमजोरी है और इनका विफलता है, वो सामने आ गया। बीजेपी की भूमिका क्या रहने वाली है? सवाल अब मेरा ये है कि संवैधानिक होगा, बीजेपी का क्या भूमिका होगी? नहीं, फ्लोर ऑफ द हाउस में क्या आप समर्थन देंगे? विधानसभा में मांझी को बचाने की कोशिश करेंगे आप या नहीं? देखिए, हम लोग का इसमें क्या है, जब तक वो तो हमारी केंद्रीय पार्टी जो है वो निर्णय करेगी, हमारी केंद्रीय नेतृत्व जो है वो निर्णय करेगी, मैं थोड़ी कह सकता हूं। उनका निर्णय तो ऐसा लग रहा था, जिस तरीके से मांझी जब मिले और उसके बाद जो बातें उन्होंने कही, वो तो ऐसी स्थिति लग रही थी कि बीजेपी की तरफ से हाँ मिल गई है, सहारा मिल गया है। मांझी होगा ये कह मांझी अभी भी उतना ही कॉन्फिडेंट है, मांझी के कॉन्फिडेंस लेवल में अभी भी कोई कमी नहीं आई है। नहीं, उसका कारण ये है उपेंद्र जी, मांझी ने ये तय किया है कि हमारे पास ऑप्शन तो सबसे बढ़िया यही है ना कि हम इनके कहने से त्याग पत्र दें, इससे बजाय अगर हमको समर्थन नहीं मिला है तो मैं अपनी बलि चढ़ा के अपनी बात कह के और जनता के बीच जाए। अच्छा, भाजपा को भी इसी में लाभ है कि भाजपा जो है उनकी बलि चढ़ने दे और फिर उनको हीरो बना के राज्य भर में दौड़ा कराए महादलितों के लिए और चुनाव के समय उनसे गठबंधन करे। तो ये भाजपा की रणनीति यही हो सकती है। भाजपा इस समय समर्थन देकर के अगर जीतन राम मांझी की सरकार बचा लेती है तो फिर नीतीश कुमार को हीरो और शहीद होने का मौका मिलेगा, जैसे अभी करे सब भाजपा का खेल है, वो प्रचार करेंगे। तो मांझी ने जो खेली, देखिए मांझी ने अब ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि भले नीतीश को मुख्यमंत्री बनाने की बात लालू यादव कह रहे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी की सीधी आलोचना से बच रहे हैं क्योंकि उससे जानते हैं कि इससे दलित परेशान हो जाएगा। जिला जिला में दलित लोग कर रहे हैं, तो वो स्थिति पैदा होगी। भाजपा क्यों जीतन राम मांझी का विरोध करेगी महादलितों का वो करने के लिए? लेकिन यही इसलिए जीतन राम मांझी यही करने वाले हैं। अब वो विधानसभा में क्या होगा नहीं होगा, लेकिन जो नीतीश कुमार कर रहे हैं इसका कारण क्या है कि आपको इतनी जल्दीबाजी क्यों हो गई? आपने दोनों आदमी मिले हैं, 20 तारीख से सदन आहूत है, चलो 15 तारीख हो सकता है, 12 तारीख हो सकता है, लेकिन आप वो इशू बनाने के लिए आप समझे नहीं। जब वहां गए तो मीडिया में दिन भर चला, दिल्ली आए तो दिन भर चला, तो ये लगातार इस मुद्दे को हम बनाए रखें, भाजपा पर हमला करते रहें और राज्य में ये बात फैलाएं कि देखो बीजेपी ऐसा कर रही है। वो आगे अब तीसरा भी कुछ ऐसा करेंगे। जी जी जी, चलिए बहुत संक्षेप में 10 सेकंड में फाइनल कमेंट आपकी तरफ से हिमांशु जी। इसमें देखिए, जैसा अवधेश जी ने कहा, मैं अक्षरशः सहमत हूं। यहाँ पर बिल्ली के भाग से चीका फूटा है और इस चुनाव का आपके नतीजे का अगर कुछ असर पड़ता तो इस राष्ट्रपति भवन में जो आज जेडीयू के और नीतीश और तमाम लोगों ने जो ड्रामा किया है, इस ड्रामा से
दिल्ली चुनाव का जो असर बिहार में पड़ता और भाजपा को नुकसान होता, वो नुकसान अब थम गया है। संक्षेप में बताइए कि आज राष्ट्रपति भवन के सामने जो है मुलाकात हुई आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल की और नीतीश कुमार की। सवाल ये है कि जेडीयू ने जिस तरीके से दिल्ली में समर्थन दिया था, क्या आम आदमी पार्टी अपने समर्थन बिहार के अंदर जेडीयू को देने की बात कहेगी? देखिए, बिहार राजनीतिक तौर पर सबसे परिपक्व राज्य है जहां तक मैं समझता हूं, और अरविंद केजरीवाल के चले, देखिए अरविंद केजरीवाल अगर यहां जीत गए तो बहुत बड़े जादूगर हो गए, ऐसा नहीं मानता हूं मैं कि केजरीवाल जहां खड़े हो जाएंगे वहां लोग उनके गोलबंद हो जाएंगे। अरविंद केजरीवाल को भी यहां पर ये मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है, और केवल मुलाकात हो जाने से, और ये जो आप सवाल कर रहे हैं, इसी तरह की मुगालते तो नरेंद्र मोदी जी ने पाल रखा था, अमित शाह ने पाल रखा था, जिसका नतीजा यहाँ भुगतना पड़ा। बिल्कुल, तो इस तरह के मुगालते में अगर लोग रहेंगे तो बिहार में भी वही गति होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हिमांशु जी, उपेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अवधेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अब देखना यह है बिहार की सियासत जिस तरीके से रोज नई करवट बदल रही है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, इस पर लगातार हमारी नजरें बनी रहेंगी, और आप अपनी नजरें जैन टीवी के साथ बनाए रखिए। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।